Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. बेसिकली ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम लोलैंड्स की बात करेंगे कि ग्लेशियर अब अपने माउंटेन से आ गया है ना, माउंटेन से आ गया, अब वो अपने लोलैंड्स में है। मतलब हो सकता है कि माउंटेन की फुट पर हो, फुट से आगे का जर्नी हम देखेंगे आज कि कैसे शेप होते हैं माउंटेन्स। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सबसे पहला हम इरोजनल फीचर पढ़ेंगे, दैट इज़ रॉश माउंटेन्स। तो रॉश माउंटेन्स क्या होते हैं बेसिकली कि फॉर एग्जांपल ग्लेशियर, लेट्स से कि ग्लेशियर, इतना बड़ा ग्लेशियर जब मूव कर रहा होता है, ठीक है, और उसके सामने कोई रॉक आता है, लेट्स से दिस इज़ अ रॉक, दिस इज़ अ पर्टिकुलर रॉक दैट कम्स इन पाथ ऑफ इट। तो वो क्या करता है कि वो उसको इरोड करता हुआ चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक रॉक था, एक बड़ा सा रॉक है और यहाँ एक बड़ा सा ग्लेशियर आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इतना बड़ा सा अगर ग्लेशियर आ रहा है तो वो क्या करेगा, इसको इरोड करना स्टार्ट करेगा, इस रॉक को इरोड करना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे दिस रॉक विल गेट इरोडेड, ऐसे ऐसे करके इरोड होता चला जाएगा धीरे धीरे रॉक। फिर क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ रॉक बच जाता है जो फर्दर इरोड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट इरोड नहीं हो पा रहा था। अब इतना बड़ा रॉक का पीस था ये, ठीक है, तो इतना तो इरोड हो गया ग्लेशियर के मूवमेंट से, बट इतना पार्ट इरोड नहीं हो पा रहा होता है। तो जो पार्ट इरोड नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है, वो बच जाता है, रेजिडुअल है, बच जाएगा, करेक्ट। फिर क्या होगा, फिर मान लो ग्लेशियर आया, लेट्स से अगेन द ग्लेशियर केम। तो अब वो क्या करेगा, तो ग्लेशियर जब आता है तो अपने अपस्ट्रीम साइड को, अपस्ट्रीम मतलब कि जब ये ऊपर चढ़ रहा होता है, अप चढ़ रहा होता है, इस ये जो रेजिडुअल रॉक बचा, इसके जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो वो उसको अब्रेड करना स्टार्ट करता है। हमने पढ़ा था ना, अब्रेशन क्या होता है कि वो पॉलिश करना स्टार्ट करता है सरफेस को। ठीक है, और जब वो नीचे उतर रहा होता है, क्योंकि स्लोप जो है वो स्टीप होता है, तो वो उसको प्लग करना स्टार्ट करता है। प्लग करना मतलब कि इधर से जब जा रहा होता है नीचे तो कुछ कुछ रॉक के पार्टिकल्स वो उखाड़ देता है इसके। ठीक है, कुछ कुछ रॉक के पार्टिकल वो उसको उखाड़ देता है। तो जो स्ट्रक्चर बचता है ना, वो कुछ इस टाइप का बचता है कि अपस्ट्रीम तो बहुत ही स्मूथ सरफेस है, अपस्ट्रीम बहुत ही स्मूथ तो नहीं, अपस्ट्रीम बहुत ही अब्रेडेड सरफेस है। ये देखो, ये जो लाइंस है ना, दिस इज़ अ अब्रेजन लाइंस। ठीक है, ये ऊपर तो जब रॉक ऊपर जब ग्लेशियर जा रहा होता है, अपस्ट्रीम जब मूव कर रहा होता है, तो वो उसको अब्रेड करता है, घिसता है बेसिकली। ठीक है, जैसे सैंड पेपर से आप घिसते हो ना, वैसे घिसता है ये सरफेस को। और फिर जब वो नीचे उतर रहा होता है, तब ये रॉक के कुछ कुछ पीसेस को तोड़ के चला जाता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं रॉश माउंटेन्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अपस्ट्रीम इसमें अब्रेजन हो रहा है और डाउनस्ट्रीम इसमें प्लकिंग हो रही है, और डायरेक्शन ऑफ आइस का मूवमेंट ऐसा है। ठीक है, और इसमें डाउनस्ट्रीम प्लकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो स्लोप है वो स्टीप है। ठीक है, अब यही मैं अगर स्लोप जो है वो बहुत ही जेंटल स्लोपिंग कर दूँ, तो मेरे को बताओ क्या ये प्लकिंग होगा? नहीं होगा। झूले में क्या होता है, जब भी आप झूला झूलते हो तो ऐसे स्लोप बहुत ही जेंटल होता है, तो आप यहाँ से जब गिरते हो तो आराम से स्लाइड करते हो नीचे, राइट। वैसे ही ग्लेशियर भी करेगा, अगर ये स्लोप बहुत जेंटल हुआ तो वैसे ही ग्लेशियर भी बहुत आराम से स्लाइड करेगा, तो उसमें कोई प्लकिंग नहीं होगी। ठीक है, यही कंसेप्ट को लेते हुए जो हमारा दूसरा लैंडफॉर्म आता है उसको हम बोलते हैं क्रैग एंड टेल। दिस इज़ कॉल्ड अ क्रैग एंड टेल। सो व्हाट इज़ क्रैग एंड टेल? ये जो बचा है सेम होता है, रॉक का स्ट्रक्चर होता है जो इरोड हो जाता है, बट उसके बाद क्या होता है कि मान लो यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है, ये वाला स्लोप तो थोड़ा स्टीप रहता है। तो अपस्ट्रीम कभी भी जब चढ़ता है ना, अपस्ट्रीम कभी भी जब ग्लेशियर चढ़ता है तो अब्रेजन ही होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ का स्लोप ये इरोड करता रहता है, हमने अभी पीछे देखा था ना कि ये यहाँ का जो सरफेस है इसको अब्रेड करेगा, इसको घिसेगा। बट जब ये नीचे उतरता है, जब नीचे उतरता है तो क्या होता है, इसका स्लोप इतना जेंटल होता है, एक टेल जैसा होता है कि यहाँ पे ये स्लाइड कर देता है आराम से। ठीक है, तो ये जब स्लाइड करता है ना, और ये रेजिडुअल जो रॉक है वो बचता है और ऐसा टाइप का बनता है जिसमें ये क्रैग होता है और ये टेल होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ क्रैग एंड दिस इज़ अ टेल। ये एक पूंछ जैसा है ना इसका,
तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्रैग एंड टेल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रैग एंड टेल। तो क्या बोल रहा है, क्रैग इज अ मास ऑफ हार्ड रॉक, तो ऑब्वियसली ये हार्ड रॉक ही है तभी इरोड नहीं हुआ है ना, विद अ प्रोजेक्शन स्लोप ऑन द अपस्ट्रीम साइड। प्रोजेक्शन स्लोप मतलब कि ये जो स्लोप है ना, ये ग्लेशियर के अपस्ट्रीम में है। अपस्ट्रीम मतलब यहाँ पे ग्लेशियर ऊपर चढ़ रहा होगा, दिस इज़ अ अपस्ट्रीम साइड। तो यहाँ पे इट हैज़ अ थोड़ा प्रोजेक्टेड स्लोप, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स अ सॉफ्टर लीवर्ड स्लोप। लीवर्ड स्लोप क्या है यहाँ पे, लीवर्ड स्लोप इज दिस इज द लीवर्ड साइड। जहाँ पे कोई चीज़ उतरती है ना उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो यहाँ पे चढ़ रही है तो अपस्ट्रीम और जा रही है तो डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे लीवर्ड साइड। फ्रॉम बीइंग कम्प्लीटली वॉर्न डाउन बाय द ऑनकमिंग आइस। तो ये जो ऑनकमिंग आइस आ रही है, जो ये आइस आ रही है यहाँ से, ये इसको कम्प्लीटली इरोड नहीं कर पाती है, ये वाले स्ट्रक्चर को, दिस वाला पार्ट, यू नो द वन विच इज़ डाउन स्ट्रीम, द वन विच इज़ लीवर्ड साइड, इसको ये पूरा इरोड नहीं कर पाती है, ठीक है। इट देयर फोर हैज़ अ जेंटल टेल, इट देयर फोर हैज़ अ जेंटल टेल विद द इरोडेड रॉक डेब्रिस। तो यहाँ पे इरोजन तो होता है बट बहुत ही जेंटल होता है, तो दिस इज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। और यहाँ पे आपको रॉक डेब्रिस दिखेगा, जो थोड़ा बहुत इरोजन होगा ना उसका डेब्रिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा इधर। तो इसको हम बोल देते हैं रॉक क्रैग एंड टेल, ठीक है। थर्ड इरोजनल लैंडफॉर्म जो हमारा आता है वो है बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल। याद है हमने ये टिल का बात कहाँ किया था, ग्लेशियल टिल। हमने ग्लेशियल टिल का बात किया था यहाँ पे ड्रिफ्ट थ्योरी में, राइट। जब एल्फ्रेड वेगनर की हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे कंपेयर किया था कि जब ये जो गोंडवाना लैंड है उसके जब हमने ग्लेशियल टिल को कंपेयर किया, जो डिपॉजिट थे तो वो सेम एज के आए थे, है ना, हमने ये पढ़ा था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि ये ग्लेशियल टिल क्या था, कि ग्लेशियल टिल वाज बेसिकली रॉक डेब्रिस जो ग्लेशियर लेके आते हैं। तो जब ग्लेशियर मूव करते हैं, राइट, तो वो अपने साथ यहाँ पे ये जो अपना रॉक के पीसेस, अपग्रेडेड रॉक के पीसेस को लेके आते हैं ना, और जब ये मेल्ट कर जाते हैं तो वो एक प्लेन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। मान लो किसी एक प्लेन में जाके पूरा ये रॉक डेब्रिस कलेक्ट हो गया ग्लेशियर का, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल टिल। तो पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। दिस इज़ एन अनसॉर्टेड ग्लेशियल डिपॉजिट कंप्राइजिंग रेंज ऑफ इरोडेड मटेरियल्स। तो जो ग्लेशियर इरोड करके मटेरियल्स लेके आता है, जैसे बोल्डर्स, एंगुलर स्टोन्स, है ना, क्ले के पीसेस, रॉक फ्लोर, वही सेम चीज़, ये सब चीज़ें, बोल्डर्स, एंगुलर स्टोन्स, क्ले, रॉक फ्लोर, इट इज़ स्प्रेड आउट इन शीट्स। स्प्रेड आउट इन शीट्स मतलब खूब बड़े से प्लेन में ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं, एंड फॉर्म्स जेंटली अनड्यूलेटिंग टिल और ड्रिफ्ट प्लेन्स। और वहाँ पे ये एक प्लेन बना देता है जिसको ये लोग ड्रिफ्ट प्लेन बोलते हैं या फिर ग्लेशियल टिल बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियल टिल क्योंकि ग्लेशियर्स के इरोडेड मटेरियल से वो प्लेन बना रहता है, ठीक है। सिंपल है, अभी तक सब सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आता है एक इराटिक्स। इराटिक्स क्या होता है, ये सब याद करना है आपको कि इराटिक्स क्या होता है, ठीक है। क्रैग एंड टेल क्या होता है, रॉश माउंटेन किस में आता है, रॉश माउंटेन ग्लेशिएशन के लैंडफॉर्म्स में आता है, ठीक है। कौन सा है, डिपोजिशनल है कि इरोजनल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इरोजनल है, ठीक है। तो ये तब आपको तभी पता होगा ये इरोजनल है जब आप कंसेप्ट समझोगे कि कंसेप्ट क्या होता है, रॉश माउंटेन्स का बनता कैसे है, कि ग्लेशियर आता है, अपस्ट्रीम अब्रेजन होता है, डाउन स्ट्रीम प्लकिंग होती है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना। तो जहाँ पे भी आपको अब्रेजन और प्लकिंग मिलेगा वो इरोजनल ही फीचर है ना। तो इस टाइप से थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ो। अब देखते हैं इराटिक्स क्या होता है। तो इराटिक्स क्या होता है कि सेम चीज़ होता है इराटिक्स भी, इस टाइप का जैसे ग्लेशियर टिल होता है ना वैसे ही इराटिक्स भी होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें बोल्डर्स, हमारे जो पत्थर, बड़े बड़े स्टोन्स या स्टोन्स होते हैं ना, वो जब ग्लेशियर लेके आता है और जब आइस मेल्ट कर जाती है तो वो जो जो ये स्टोन्स वगैरह हैं ना वो वहीं पे गिर जाते हैं जहाँ पे आइस मेल्ट होती है, तो वो एक साथ कलेक्ट होने लगते हैं, इधर 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 कलेक्ट होने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं इराटिक्स। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो जैसे रिवर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर और रिवर एक ही टाइप का मूव करते हैं, राइट। तो मान लो गंगा को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अपनी गंगा रिवर, तो वो कहाँ से आती है, वो आती है तिब्बत से, राइट। तिब्बत से स्टार्ट होती है ना। ये तुम्हारा बोकरचू या फिर इधर से, क्या नाम है यार इसका, मापसना ग्लेशियर से स्टार्ट होती है शायद, देख लेना कहाँ से स्टार्ट होती है, वो याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से जब स्टार्ट होती है और बहती है और डायरेक्ट कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश में जाके ड्रेन होती है, राइट। तो अब जो रिवर का यहाँ पे फीचर है और जब ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पे फीचर है, वो एकदम डिफरेंट होगा, है ना, करेक्ट।
ऐसे ही ग्लेशियर्स भी होते हैं। ग्लेशियर्स भी जहाँ माउंटेन से रोड आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट से कोई ग्लेशियर ओरिजिनेट हुआ और वो चलते 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 सेंट्रल इंडिया में लेट से पहुँच गया। जस्ट जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो जब यहाँ पे ये मेल्ट होगा और यहाँ पे अपना जो डेब्रिस लेके आया है वो डिपॉजिट करेगा, तो जो एमपी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, रॉक के, जो एमपी का रॉक, जो मध्य प्रदेश में रॉक्स ओरिजिनली बने होंगे, ठीक है, और ये जो लेके आया है, ये दोनों डिफरेंट होंगे, दे वुड बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये तो यहाँ से आया है ना, ये तो नेपाल से आया है, ये रॉक का पीस यहाँ नेपाल से आया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा जो लोकल रॉक होंगे उससे, ठीक है। तो ऐसे ही इसी टाइप से होते हैं एराटिक्स, मतलब ये जो यहाँ पे डिपोजिशन हो गया ना रॉक्स का, इसको बोलेंगे हम एराटिक्स। तो ये बेसिकली काम आते हैं सोर्स ऑफ ग्लेशियर को आइडेंटिफाई करने में, कि भाई ग्लेशियर आया कहाँ से, क्योंकि वो जो स्टोन्स हैं वो वहाँ के लोकल एरिया के तो है नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं कि जोग्राफर्स क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ये ग्लेशियर आया कहाँ से, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। बोल्डर्स ऑफ वेरिंग साइजेस दैट वर ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, तो आइस के थ्रू आए, ठीक है। दे केम विद एडवांसिंग ग्लेशियर्स बट व्हेन द आइस मेल्टेड दे वर लेफ्ट स्टैंडर्ड इन द रीजन्स ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। तो ग्लेशियर्स के साथ आए बट ग्लेशियर मेल्ट कर गए तो वो वहीं पे डिपॉजिट हो गए। कंपोज ऑफ मटेरियल्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रीजन्स इन विच दे आर फाउंड यूजली इन ट्रेसिंग सोर्स ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि वहाँ जब जहाँ पे ये लोग डिपॉजिट हो गए वहाँ पे इनका जो प्रॉपर्टी था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था जो लोकल स्टोन्स थे, रॉक्स थे। तो ये काम आते हैं कि हम ग्लेशियर का सोर्स पता लगा सकते हैं कि भाई इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ के स्टोन्स जो हैं या बोल्डर्स जो हैं या रॉक के पीसेस हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो हमको ये पता चल जाएगा कि यार ये पुराने जब आइस एजेस थी तो यहाँ पे ग्लेशियर यहाँ से मूव करके आया था और इसने इसको डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये है एराटिक्स। तो एराटिक्स बेसिकली इन शॉर्ट क्या होते हैं, एराटिक्स आर बेसिकली स्टैंडर्ड आइस के पीस, स्टैंडर्ड स्टोन के पीसेस जो आइस लेके आई थी और जब आइस मेल्ट हो गई तो वो वहीं पे डिपॉजिट हो गए। तो दोज आर कॉल्ड एराटिक्स, ठीक है। फिर एक आता है ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, देखो ड्रमलिन्स क्या होते हैं कि ये देखो ये दिस इज़ कॉल्ड अ ड्रमलिन, ठीक है। तो ड्रमलिन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसा लग रहा है, एक वेल टाइप लग रहा है। वेल इतना वेल का बैक ऐसा ही होता है, ठीक है। वेल कभी आपने देखा होगा तो वेल का जो पीठ होता है ना वो ऐसा होता है और ये ओवल शेप्ड का है, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखो, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ वेल बैक टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कि एक तो ओवल है, दूसरा वेल बैक है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ये बेसिकली बना कैसे है कि ग्लेशियर आया होगा यहाँ पे, ठीक है, और इसने अपना डेब्रिस जो है, रॉक डेब्रिस, वो ऐसे ऐसे कलेक्ट कर लिया होगा इधर, ठीक है। तो वो जो जो भी वो लेके आया है ना, ज़्यादातर जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ना ग्लेशियर के, वो जो लो लैंड्स में होते हैं, जब वो नीचे आ जाता है वो तभी बनते हैं जब वो आइस जो है वो अपना जो रॉक लेके आती है वो डिपॉजिट करने लगती है। तो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो डिपोजिशनल फीचर्स हैं। इरोजन तो ऊपर हो गया, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, डिपोजिशन, ठीक है। तो ट्रम्बलेंस क्या होता है, दीज आर स्वॉर्म्स। स्वॉर्म्स मतलब ये खूब सारे होते हैं, यहाँ पे तो आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है। तो ड्रमलिन बेसिकली यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और होगा। तो ऐसे एग, जैसे आपने एग का ट्रे देखा है, एग का ट्रे देखा है ना, वैसा ही सेम स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे एक पर्टिकुलर प्लेन में खूब सारे elongated स्ट्रक्चर ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं ड्रमलिन, खूब सारे ऐसे रहते हैं। मान लो एक ट्रे में 30 अंडे आते हैं ना, तो सेम सेम आप बस एग का ट्रे इमेजिन करो, वैसा सा रहता है, बस उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस टाइप का रहता है, लेटा हुआ अंडा मतलब, ओवल शेप विद अ वेल बैक, ठीक है, विद देयर इलोंगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो दैट इज़ द डाउनस्ट्रीम साइड। तो आइस का फ्लो ऐसे है, ठीक है। तो ड्रमनिल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसे रहता है, जैसे हमने अभी क्रैग एंड टेल पढ़ा था ना, तो वहाँ पे इस टाइप का टेल था, तो ये टेल टाइप का ही स्ट्रक्चर रहता है इसमें भी पीछे, बट ये ओवल रहता है। तो टेल टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो आइस फ्लो के डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो टेल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इलोंगेटेड रहता है आइस फ्लो के डायरेक्शन में, तो आइस ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। और जो ये उठा होता है वो वहाँ से रहता है जहाँ जहाँ से आइस अपस्ट्रीम चढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आइस ऐसे यहाँ से चढ़ा होगा और ऐसे ऐसे करके इधर आया होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना इसको हम बोलेंगे ड्रमलिन, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रमलिन। और ऐसे खूब सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बास्केट होती है पूरे स्ट्रक्चर की, तो वो पूरे
लैंडफॉर्म को जो बनता है उसको हम बोलते थे ड्रमलेंस, ठीक है। अब एस्कर्स क्या होता है? अब एस्कर्स क्या होते हैं? सेम सेम चीज़। इसमें इतना कन्फ्यूजिंग है ना कि सेम चीज़ मतलब सब चीज़ मेल्ट होने से ही बन रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर इधर से आया होगा, ठीक है। ग्लेशियर जब भी मूव करता है तो एक ग्रूव बना के चलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत भारी होता है और बहुत ही ज़्यादा इरोजन करता हुआ चलता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ऐसे आया ग्लेशियर, ठीक है, इधर आया, तो इधर एक ग्रूव सा बन गया, ठीक है। और वहाँ पे जो इसके इरोडेड पार्टिकल्स है ना, वो कलेक्ट होते चले गए इधर 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 इधर, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ बनी ना, इसको हम बोलते हैं एस्कर्स। तो एस्कर्स क्या होते हैं कि दीज आर लॉन्ग नैरो साइनस रिजेस composed of sand and gravel which mark the former sites of the subglacial melt water streams. Eskers are made of highly porous and sand gravel. तो क्या मैं एक तरीके से क्या बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है, जब भी ग्लेशियर मूव करता है, ठीक है, इधर से मान लो इधर मूव किया, ठीक है। तो जब भी लो लैंड में ग्लेशियर आता है ना, तो वो मेल्ट करता है, जनरली मेल्ट करता है, ठीक है। और जब भी मेल्ट करेगा तो वो अपना सारा जो रॉक डेब्रिस है, सैंड है, जो भी इरोडेड मटेरियल लेके आ रहा था, वो सब डिपॉजिट करने लगेगा, धीरे 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 डिपॉजिट करने लगेगा, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये डिपोजिशन लेयर के ऊपर लेयर बढ़ता चला जाएगा, ऐसे 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 लेयर के ऊपर लेयर बढ़ता जाएगा। और लेयर के ऊपर जब लेयर बढ़ जाएगा तो एक रिज टाइप का बन जाएगा। रिज क्या होता है? एक उठा हुआ स्ट्रक्चर। तो मान लो कि ग्लेशियर ऐसे आ रहा था, ठीक है, और ये हमारा प्लेन है, जहाँ पे ये वाला प्लेन है। तो यहाँ पे ये रॉक डेब्रिस लगाता चला गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और लेयर बन गई इस टाइप से, फिर एक और लेयर बन गई इस टाइप से। तो ये देख रहे हो, एक उठता हुआ स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है। तो ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एस्कर्स, ठीक है। और ये ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है पूरा, एक ऐसे जहाँ पे पाथ ऑफ पूरा बड़ा सा होता है, ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसा सा होता है, जहाँ पे भी मेल्ट कर रहा है वैसा सा होता है। तो ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो, ये उठा हुआ पार्ट है, जहाँ पे रॉक, ग्रेवल, सैंड ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एस्कर्स। लॉन्ग नैरो साइनस रिज, एक उठा हुआ स्ट्रक्चर, और लंबा होता है, नैरो होता है, ठीक है, कंपोज ऑफ सैंड एंड ग्रेवल विच मार्क द फॉर्मर साइड्स ऑफ सब ग्लेशियल मेल्ट, ठीक है। फिर एक आता है आउटवॉश प्लेन्स। आउटवॉश प्लेन्स क्या होता है? आउटवॉश मतलब कि बाहर। अब देखो यहाँ से ग्लेशियर आ रहा था, यहाँ तक आया, नीचे नीचे आ गया, नीचे नीचे आ गया, तो एकदम प्लेन में जब जाएगा, नीचे एकदम जाएगा, तो वहाँ पे ये मेल्ट करता है बेसिकली, ठीक है। मेल्ट तो करता ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पे इस प्लेन में आके पूरा मेल्ट कर जाता है, वो कम्प्लीटली मेल्ट कर जाता है। तो अगर सी में नहीं गया तो क्या होता है कि ये जब मेल्ट होता है ना, तो अपना सारा जो ग्रेवल है और सैंड है, जो भी है, स्टोन्स वगैरह, वो यहाँ सब डिपॉजिट करने लगता है धीरे 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 धीरे। तो ये जो प्लेन होता है जहाँ पे पानी मतलब ग्लेशियर पूरा मेल्ट कर जाता है, आधा आधे से ज़्यादा जो सैंड और ग्रेवल है वो तो पीछे छोड़ ही दिया उसने, यहाँ पे बहुत ही कम आता है। यहाँ पे मोस्टली पानी आता है इसका, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आउट वॉश प्लेन्स। आउट वॉश मतलब कि इस प्लेन को उसने वॉश कर दिया, पानी से वॉश कर दिया, अपने मेल्ट से वॉश कर दिया, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। आउटवॉश प्लेन्स आर मेड अप ऑफ फ्लूवोग्लेशियल डिपॉजिट्स, फ्लूवोग्लेशियल डिपॉजिट washed out from the terminal moraines, washed out from the terminal moraines by the streams and channels of the stagnant ice mass, ठीक है। The melt water sought and redeposit the material in the variety of forms, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है देखो, पहले एक वर्ड पढ़ते हैं, टर्मिनल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स क्या होते हैं? मोरेन्स क्या था? रॉक का डेब्रिस था, ठीक है, जो वो लेके आ रहा था, मैंने बताया था ना, वो एम्बेडेड पार्टिकल्स जो रॉक के थे, जो ग्लेशियर में अंदर घुस जाते हैं, फिर ग्लेशियर मूव करता रहता है, तो इसको हम बोलते थे मोरेन्स, करेक्ट। अब जब ये मोरेन्स यहाँ एंड पे आके ग्लेशियर की जर्नी में जब ये यहाँ पे कलेक्ट होने लगते हैं ना, तो इसको हम बोलते थे टर्मिनल मोरेन्स, ठीक है। ये टर्मिनल मोरेन्स के बाद वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं आउट वॉश प्लेन, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है, वॉश्ड आउट फ्रॉम द टर्मिनल मोरेन्स बाय द स्ट्रीम्स, ठीक है। तो मान लो कि ग्लेशियर यहाँ पे मेल्ट हो गया, जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वो रिवर में कन्वर्ट हो जाता है मोस्टली। तो रिवर यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है, और फ्लो करके ये जो टर्मिनल मोरेन्स जो यहाँ पे डिपॉजिट हुए थे, उसको यहाँ फेंकाएगी पूरी, इधर 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 इधर, ये सब यहाँ पे पूरा स्प्रेड होता चला जाएगा ये टर्मिनल मोरेन्स। तो ये एक जो प्लेन बनाता है ना, उसको हम बोल देते हैं आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। द मेल्ट वाटर सॉर्ट एंड री डिपॉजिट द मटेरियल इन द वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो ये वाटर मेल्ट हो गया,
और फिर जो स्ट्रीम बनी, रिवर बनी उससे, तो ये जो इरोडेड डेब्रिस था जो ग्लेशियर ने इनिशियली डिपॉजिट किया था इधर, उसको ये रीडिपॉजिट करने लगती है। रीडिपॉजिट मतलब कि उसको ये इसको बाद में इधर 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 इस पूरे प्लेन में इसको डिपॉजिट करने लगेगी फिर से। तो उससे जो प्लेन बनेगा उसको हम बोलेंगे आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। फिर एक आता है केम्स। केम्स बेसिकली क्या होता है कि केम्स बेसिकली ये होता है कि जब यहाँ पे ग्लेशियर आता है, ठीक है, तो वो कुछ छोटे छोटे माउंटेन टाइप्स सैंड लेवर के हीप बना देता है। जैसे हीप ऑफ सैंड होता है ना, इस टाइप का हीप ऑफ सैंड, पूरा सैंड का हीप होता है, वैसे ये रॉक का हीप होता है, उसको हम बोलते थे केम्स, ठीक है। स्मॉल राउंडेड हिलॉक्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल में कवर द पार्ट ऑफ द प्लेन। तो ये जो प्लेन है यहाँ से अब माउंटेन से नीचे तो आ गया है, ठीक है, माउंटेन से नीचे आ गया ग्लेशियर, फिर जो अपने साथ वो रॉक और डेब्रिस लेके आया था वो यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे डिपॉजिट करने लगता है और एक हिल टाइप स्ट्रक्चर बना देता है सैंड का, सैंड और ग्रेवल का, उसको हम बोल देते हैं केम्स। सो दिस इज़ कॉल्ड केम्स। तो आई गेस समझ में आ गया होगा। ये आप लेक्चर बार बार देखोगे, है ना, और 3-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें आप विजुलाइज ज़्यादा करिए कि क्या होता है, इससे एसोसिएट करिए। इसमें क्वेश्चन जनरली ये आते हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछता है कि केम्स क्या होता है, आउटवॉश प्लेन्स क्या होते हैं। बस आपसे ये पूछेगा कि मतलब ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ऐसे एस्कर्स किससे एसोसिएटेड हैं, ग्लेशियर से एसोसिएटेड है ना, ड्रमलिन्स किससे एसोसिएटेड हैं, ग्लेशियर से एसोसिएटेड हैं, और आपको ऐसा देगा कि आप एकदम ही उसको एलिमिनेट कर लो। अब आपसे ये पूछ लेगा कि एस्कर्स क्या हैं, इरोजनल फीचर है कि डिपोजिशनल फीचर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंड में बनता है ना। ग्लेशियर का जब जर्नी ख़त्म हो जा रहा होता है तो वो डिपॉजिट ही करता है चीज़ें, तो ये एक डिपोजिशनल फीचर है। तो इतना बस कंसेप्ट याद होना चाहिए कि ये डिपोजिशनल है। इतनी इंटीग्रिटीज़ में नहीं पूछता है कि भाई डिपॉजिट कैसे होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आती है तो होता है, रिज होता है कि नहीं, इतना नहीं पूछेगा। बस ये पूछ लेगा कि एक डिपोजिशनल फीचर है, हाँ है डिपोजिशनल फीचर। ड्रमलिन क्या है, ये भी एक डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है, इस टाइप का बनता है, ये भी एक डिपोजिशन से बनता है। कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इरोजनल फीचर है, नहीं भाई, ये डिपोजिशनल फीचर है, जो सैंड और ग्रेवल आता है उसी से ही ये बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि डिपोजिशनल कौन है, इरोजनल कौन है, और किससे बना है, एजेंट कौन है, बस इतना याद रखोगे तो आधा निकल जाएगा तुम्हारा काम, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।